तो चलिए गाइस, आज हम बात करेंगे जेई नीट के कुछ 11 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे। तो बेसिकली ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि अगर हम जेई नीट की अगर हम बात करेंगे, जेई की बात करेंगे, तो जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर को अलग अलग वेटेज दिए थे। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आपको कोई भी चैप्टर में से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज याद रखना कि सभी जो चैप्टर्स है सभी चैप्टर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कोई बता नहीं सकता कि कौन सा चैप्टर आपके लिए जो भी है इम्पोर्टेंट रहेगा। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला जो भी यहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज जो भी है कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं, जिसको आप थोरली इन डिटेल पढ़ना है। बेसिकली आपको एक जो भी है, जैसे जो भी चैप्टर्स आपको अच्छे लगते हैं, फेवरेट है, जिससे आप अच्छे से स्कोर कर पाते हो, तो सबसे पहले वो चैप्टर सिलेक्ट कर लीजिए और उसके हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो भी है आपका सिग्निफिकेंट फिगर आपको पूछा जाएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से रूल है, फिर अगर 10 पावर में आया तो उसको क्या करते हैं। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद बात करेंगे परसेंट कंपोजिशन। आपको कोई भी एक मॉलिक्यूल दिया जाएगा, लाइक मान लीजिए H2O है, और यहाँ पे पूछेंगे कि ऑक्सीजन का परसेंटेज बता, तो आपको वो फॉर्मूला यूज करके आपको आंसर निकालना है। उसके बाद बात करेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला। तो बच्चों इंपेरिकल फॉर्मूला पे क्वेश्चन आया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, हमने देखा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये करके ही जाना इंपेरिकल फॉर्मूला। और मैंने एक वीडियो भी डाली है इंपेरिकल फॉर्मूला पे, जो भी एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है वो पूरे वहां पे कर दिए गए। ये वीडियो जल्दी से जल्दी मुझे खत्म करना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लेंथी वीडियो नहीं बनाना है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये भी अच्छे से करके जाना। देन मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, ये जो भी है आपको छोटे छोटे फॉर्मूले और न्यूमेरिकल है, ये करके जाना है। बस हो गया बच्चों, यहाँ पे इतना ही आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मेरे हिसाब से आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, जो भी एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला, उसमें आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, जैसे ये मास नंबर हो गया, ये न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो बेसिकली यही फॉर्मूला, इसको अरेंज कर दो। बेसिकली आपको यहाँ पे जो भी है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर सवाल आ सकता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर बोलूंगा तो अगर मुझे न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर निकालना है तो Z इज इक्वल टू नाज बोलता हूँ A माइनस न्यूट्रॉन निकालना है तो ZA Z n इज इक्वल टू A माइनस Z। तो नाज करके आपको ये याद रखना है, इसके ऊपर सवाल पूछ सकते हैं। बात करेंगे बच्चों आइसोटोप्स और आइसोबार्स, वो क्या होते हैं आपको अच्छे से देखना है। स्पेशली हाइड्रोजन, कार्बन और जो भी आइसोटोप से ज्यादातर हाइड्रोजन कार्बन पे सवाल आ सकता है। उसके बाद बात करेंगे बच्चों वेवलेंथ, लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाय म्यू, क्या है वो फॉर्मूला यूज करना है। फ्रीक्वेंसी का, वेव नंबर का, इसमें से कोई भी एक न्यूमेरिकल आ सकता है बच्चों, क्या आ सकता है इसमें से, न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है। अब बेसिकली अगर हम बात करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम, ये इंपॉर्टेंट है। लाइन स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करेंगे तो लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, इसमें कौन सी आपको फ्रीक्वेंसी दिखती है, अल्ट्रा वायलेट, वायलेट, इस पे सवाल आ सकता है। और यहाँ पे जैसे रहता है n इज इक्वल टू 0, तो फिर 1 2 3 फिर कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पे ये अच्छे से करके जाना है, ये किसी ना किसी को आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे रेडियस, ये अभी जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट में आया था बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट है। रेडियस का फॉर्मूला जो भी है यहाँ पे लिखा है मैंने, 52.9 n स्क्वायर जेड। आपको n मतलब ऑर्बिट दिया रहेगा कि फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, और उसके हिसाब से आपको क्या करना है, रेडियस निकालना है। सेम एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे -2 पॉइंट समथिंग जो भी है वैल्यू, आपको रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू वहां पे दी रहेगी, और उससे एनर्जी निकालना है, Z²/n। वहां पे स्पेशली आपको दो ऑर्बिट दे रहेंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में गया, सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में गया, मतलब वो n की वैल्यू हो जाएंगी। n की वैल्यू पुट कर दो। एटॉमिक नंबर आपको ज्यादातर हेलियम, हाइड्रोजन, ये दो जो भी एटम है, एलिमेंट है, वो ज्यादातर यहाँ पे यूज होते हैं।
उसके बाद बात करेंगे बच्चों क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर ये पूछेगा ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे शेप, इसका जो भी है जेई में जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें ये पूछा गया था शेप। इसमें पूछा गया था कि एक्सियल में कौन कौन रहेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पी के भी करना है और डी के भी करना है। तो पी एक्स वाई, पी वाई जेड, पी जेड एक्स, ठीक है। और डी के अगर हम बात करेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो भी है, तो इसके जो भी शेप आते हैं बच्चों वो सारे आपको यहाँ पे करने हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहाँ पे हम बात करेंगे, शेप और एटॉमिक्स ऑर्बिटल्स जो भी ऑर्बिटल्स यहाँ पे हम देखेंगे, दैट इज अगर हम बात करेंगे तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स देखने हैं। उसके बाद बात करेंगे बच्चों हंस रूल। हंस रूल पे क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन हमें अगर फील करना है तो कैसे फील करेंगे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों रेडियस तो इस बार ये आया था। एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी का भी फॉर्मूला इस बार आया था। क्वांटम नंबर अच्छे से कर लो, शेप आया था, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर ये भी अच्छे से कर लो। तो जो भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम है इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको कंफर्म आएगा, ठीक है। जो भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम है मैक्सिमम चांसेस से जो भी है इसमें से सवाल आ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी, इसमें से भी आपको कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। नोटेशन का क्वेश्चन एक देखा था बच्चों। नोटेशन का क्वेश्चन मतलब जनरली यहाँ पे हम बात क्या करेंगे, नोटेशन की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पे वो है ना यू एन इज इक्वल टू 0 रहता है, फिर यू 1 रहता है, फिर जो भी है इस तरीके से डिजिट से आपको एक नंबर दिया था 010, तो उसमें क्या होगा। तो ये जो टेबल है बच्चों यहाँ पे नोटेशन का इस चैप्टर में वो इस बार आया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो ये आपको अच्छे से करके जाना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया बच्चों। आयनाइजेशन एंथैल्पी का फॉर्मूला, उसके न्यूमेरिकल, आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एनालिगस प्रॉपर्टी ऑफ सेकेंड पीरियड, इसमें इतना ही करना है। जो भी है आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 2-3 टॉपिक जो भी है वो अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, ठीक है बच्चों। याद क्लियर बच्चों। चलो नेक्स्ट बात करेंगे ग्रुप 13। ग्रुप 13 सब 11 के टॉपिक है बच्चों, 12 के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। ग्रुप 13 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपको बात करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में इसमें अगर हम देखेंगे तो बेसिकली आपको बोरेक्स हो गया, ऑर्थोबोरिक हो गया, डाइबोरेन हो गया, इसको आपको अच्छे से करना है। बेसिकली बोरेक्स में क्या होता है, ऑर्थोबोरिक में क्या होता है, उनके बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, स्ट्रक्चर्स, कुछ एक्सेप्शन होगा उसमें, तो वो भी अच्छे से देख के जाना है। बात करेंगे कार्बन की तो केमिकल प्रॉपर्टी, ये सीपी मतलब क्या बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी करने के जाना है, एलोट्रोप्स करके जाना है। एलोट्रोप्स आपको पता है फुलरिन्स हो गया, डायमंड्स हो गया, ग्राफाइट हो गया, इस तरीके से जो भी है एलोट्रोप्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जियोलाइट्स ये आपको करके जाना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो भी है कुछ टॉपिक्स यहाँ पे हमने कवर अप कर लिए बच्चों। बात करेंगे नेक्स्ट जो भी है हमारा, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड केमिकल बॉन्डिंग, जो भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों तो सबसे पहले लेविस सिंबल जो भी है आपको करना है। लेविस सिंबल मतलब क्या रहता है, जो भी एलिमेंट रहेगा उसकी वैलेंसी जो भी है इस हिसाब से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो लेविस सिंबल आपको अच्छे से करके जाना है। साथ में ऑक्टेट रूल हो सकता है, ऑक्टेट रूल पे अगर आपको सवाल आए, ऑक्टेट रूल मतलब क्या होगा, कोई भी दो एटम है उसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है क्या, मतलब ए के 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और दूसरे ए के भी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब जाके उसकी बॉन्डिंग होगी। तो ऑक्टेट रूल अच्छे से करना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है यहाँ पे मुझे लगता है कि फॉर्मल चार्ज के बेसिस पे एक सवाल आएगा। बेसिकली O3 पे ज्यादातर सवाल आता है बच्चों। O3 पे यहाँ पे आपका 1 दिया रहेगा, यहाँ पे 2 दिया रहेगा, यहाँ पे आपका 3 दिया रहेगा। हो सकता है यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो या चार्ज भी नहीं दिया रहे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पूछे कि 1 का चार्ज बताओ, ऑप्शन में रह सकता है यहाँ पे 1 0 -1 1 0 0, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको फॉर्मल चार्ज का एक सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, फॉर्मल चार्ज का अच्छे से फॉर्मूला करके जाना और उसको अच्छे से करना, ये इसमें इंपॉर्टेंट है फॉर्मल चार्ज। आई होप सो, मुझे लगता है कि इस पे सवाल आएगा इस बार। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिसके न्यूट्रॉन जो भी है इक्वल रहेंगे उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। और उसमें आपको यहाँ पे 2-3 एग्जांपल दे सकते हैं और मतलब 2-3 एलिमेंट दे सकते हैं जिसके ऊपर प्लस चार्ज माइनस चार्ज जो भी रहे, और आपको उसमें इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, चलो देखते हैं वहां पे फिल्मिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ हाँ, तो चलिए गाइस, अगर हम बात करेंगे, मेरे बातों पे ध्यान देना, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ टॉपिक लिखा है पर मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। वीएससीपीआर की हम बात करेंगे तो वीएससीपीआर में आपको ऑर्डर देखना है, कौन ज्यादा लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसका ऑर्डर देखना है और उसके हिसाब से शेप और ज्योमेट्री, क्या बोल रहा हूँ बच्चों, शेप और ज्योमेट्री, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। लोन पेयर नहीं रहा तो फिर क्या होता है, शेप और ज्योमेट्री, वो देख लेना बच्चों। टेबल दिया गया है, क्या करना है, सिंपल जो टेबल दिया गया है आपके बुक में वो टेबल अच्छे से करके जाना है, और वो टेबल के हिसाब से आपको जो भी मॉलिक्यूल दिए रहेंगे वो आपको करना है। साथ में आपका आएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो इसमें आपको क्या क्या पूछ सकता है, एक तो शेप और ज्योमेट्री पूछेगा, नेक्स्ट आएगा हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ सकता है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, बॉन्ड ऑर्डर आता है, तो बॉन्ड ऑर्डर भी पूछ सकता है। मतलब ये तीनों में से अगर ये पूरा आपको करना पड़ेगा, इसमें से वन क्वेश्चन कंफर्म आने के चांसेस है, और इसमें से पूछता ही है। तो एक तो आपको वीएसएफआर, वीबीटी, एमओटी और बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्डिंग माइनस जो भी नॉन बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, वो आपको फॉर्मूला अच्छे से करके चलना है। उसके बाद बात करेंगे बच्चों थर्मोडायनामिक्स की। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक ग्राफ, जो भी थर्मोडायनामिक्स का मतलब कौन सा, जो भी है इस तरीके से जो भी हमारा एक ग्राफ रहता है, दैट इज ये भी एक ग्राफ हो गया, और इस तरीके से भी एक ग्राफ रहता है अगर आप देखोगे तो, उसमें आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोचोरिक, अडायबैटिक, जो भी है इस तरीके के सवाल आएंगे, तो ये ग्राफ अच्छे से करके जाना है। उसके बाद अगर हम डेल एच की बात करेंगे, डेल फॉर्मेशन, एंथैल्पी, फ्यूजन, हेसेस लॉ फिर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अच्छे से करके जाना है। ग्राफ में पूछा बच्चों तो इसमें से आपको एक स्पॉन्टेनिटी पे सवाल पक्का पूछेगा। स्पॉन्टेनिटी पे अगर सवाल पूछेगा तो डेल एस इज इक्वल टू क्या होता है उसके साथ, ठीक है, स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, फिर से यहाँ पे बोल रहा हूँ स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, करके जाना। ये फॉर्मूला डेल एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी, ये अच्छे से करके जाना। देन डेल जी इज इक्वल टू गिव्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, डेल जी गिव्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। इस पे अगर आप अगर अच्छे से देखते हो तो यहाँ पे टेम्परेचर से कुछ रिलेशन है, वो अच्छे से करके जाना है। अगर डेल जी समझो लो है तो टेम्परेचर हाई रहेगा, और टेम्परेचर हाई है तो डेल जी लो रहेगा। तो जो भी है बेसिकली इस तरीके से एक स्पॉन्टेनिटी से रिलेशन है, वो आपको अच्छे से करके जाना है। स्पॉन्टेनिटी, नॉन स्पॉन्टेनिटी, गिव्स एनर्जी, स्पॉन्टेनिटी, ग्राफ, और ये जो भी टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स उसमें से करके जाना, सेकंड लॉ भी करके जाना, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो उसके बाद बात करेंगे बच्चों इक्विलिब्रियम, ये इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, इसमें से सवाल पूछते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो होमोजीनियस और हेटेरोजेनियस क्या होता है वो आपको अच्छे से देखना है, एक ही फेज में रहे, क्या बोल रहा हूं बच्चों, अगर कोई भी रिएक्शन है वो इन अ वन फेज तो उसको होमोजीनियस बोलते हैं। अगर समझो टू फेज है, अब फेज मतलब क्या, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें अगर समझो सभी के सभी सॉलिड में है तो उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस, और जो भी है हेटेरोजेनियस मतलब डिफरेंट डिफरेंट फेज में रहेंगे। रिएक्शन क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन क्वेश्चन मतलब QC लेस देन KC अगर रहा तो क्या होता है, देन समझो QC जो भी है लेस देन KC अगर रहा तो क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आपको डायरेक्शन पूछेंगे, क्या पूछेंगे बच्चों, डायरेक्शन पूछेंगे कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जा रहा है या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, उसको और बोलेंगे हम फॉरवर्ड जा रहा है कि बैकवर्ड जा रहा है, समझ रहे हो बच्चों। तो इसमें से सवाल आएगा, आपको ये अच्छे से चीजें देखनी है। ले चार्टली प्रिंसिपल इसमें यही पूछेगा, क्या है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटेलिस्ट। कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करेंगे बच्चों, समझो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो डायरेक्शन किधर जाएगी, प्रोडक्ट की तरफ जाती है। प्रेशर की अगर हम बात करेंगे तो समझो प्रेशर में नंबर ऑफ मोल्स पे ये जो भी है आपको पूछता है, नंबर ऑफ मोल्स। प्रेशर की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो समझो A प्लस बी है, और यहाँ पे समझो ट्वाइस C प्लस D है, तो यहाँ पे देखो 1 1 मतलब कितना हो गया 2 मोल्स। इसकी अगर हम बात करेंगे 2 1 मतलब कितना होगा 3 मोल्स। तो यहाँ पे डायरेक्शन कहाँ पे जाएगी, ये ज्यादा है तो यहाँ से इधर जाएगी। प्रेशर का अफेक्ट कहाँ पे नहीं होता, अगर समझो ये भी 3 मोल है और ये भी 3 मोल है तो प्रेशर
इक्विलिब्रियम पे अफेक्ट नहीं करता। ये अच्छे से आपको समझ के जाना है बच्चों, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना। बात करेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या रहेगा बच्चों, एक रहेगा एक्सोथर्मिक और एक रहेगा इंडोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक में यहाँ पे पूछा जाएगा कि भाई टेम्परेचर किसमें बढ़ा है, टेम्परेचर किसमें घटा है, बस हो गया, इसी के ऊपर सवाल आएगा। कैटलिस्ट की बात करेंगे तो कैटलिस्ट केमिकल इक्विलिब्रियम पे कोई भी अफेक्ट नहीं करता, ठीक है, तो ये आपको अच्छे से करके जाना है। उसके बाद बात करेंगे बच्चों लेविस एसिड बेस। लेविस एसिड की अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली एसिड बेस थ्योरी की हम बात कर रहे हैं। एसिड बेस थ्योरी में क्या होता है, एक अरेनियस थ्योरी होती है, एक ब्रॉन्स्टेड थ्योरी होती है और एक लेविस थ्योरी होती है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन अगर देता है तो एसिड, OH माइनस देता है तो बेस। ब्रॉन्स्टेड की अगर हम बात करेंगे तो इसमें अगर समझो हाइड्रोजन देता है तो एसिड और हाइड्रोजन लेता है तो बेस। इसमें लोन पेयर अगर लेता है तो बेस और लोन पेयर अगर देता है तो क्या हो जाएगा बच्चों, एसिड। तो बेसिकली ये जो भी है थोड़े से एग्जांपल लेविस में पूछते हैं, लाइक BF3 हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया, इस तरीके से जो भी है आपको कुछ एग्जांपल पूछे जाएंगे, तो ये लेविस बेस जो भी है वो अच्छे से करके जाना है। पीएच स्केल, कौन से एसिड होते हैं, कौन से बेस होते हैं, कौन से ये न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, तो वो भी अच्छे से करके जाना है। तो उसमें हो सकता है थोड़े से आपको ट्रिकी क्वेश्चन पूछेंगे कि समझो ये रिएक्शन है उसमें से वैल्यू 7 आ रही है तो कौन सा होगा, तो इस तरीके से आपको सवाल करने हैं। उसके बाद बात करेंगे रिलेशन ऑफ केबी और केबी, एसिड और बेस के लिए। बफर सॉल्यूशन, ये इसमें इंपॉर्टेंट है बच्चों। बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन मतलब क्या, कोई भी एसिड बेस अगर मिक्स हम करते हैं और जो सॉल्यूशन है उसकी पीएच जो भी है वो चेंज नहीं होती, उसको हम बोलेंगे बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन आपको अच्छे से करके जाना है। उसके बाद बात करेंगे बच्चों फैक्टर अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ। उसमें आपको 2 पॉइंट देखने हैं, अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो क्या होता है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है तो क्या होता है, अच्छे से पढ़ के जाइए। वो छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है, इस पे भी सवाल आ सकता है। बात करेंगे सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। सोलुबिलिटी प्रोडक्ट पे न्यूमेरिकल आ सकता है बच्चों, इंपॉर्टेंट है सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। लास्ट चैप्टर लास्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम का, उसको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। चलो उसके बाद बात करेंगे बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन की। तो रेडॉक्स रिएक्शन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो सबसे पहले क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर अच्छे से करके जाओ। टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, एडिशन है, जो भी है रिएक्शन में अच्छे से यहाँ पे आपको करके जाना है रेडॉक्स रिएक्शन में, बाकी उतना ही आएगा। उसमें आपको अगर हम देखेंगे तो E0 की वैल्यू स्टैंडर्ड एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी की वैल्यूज निगेटिव हो गई, पॉजिटिव हो गई, 0 कब रहती है वो तो 12th में भी है बट वो आपको करके जाना है। यहाँ पे अगर 0 कब रहती है, निगेटिव कब आती है और पॉजिटिव कब आती है वो देखना है। उसके बाद बात करेंगे बच्चों हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन में क्या है, आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स मतलब किसके, हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन 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 1 1 1 2 सॉरी यहाँ पे 1 2 3, तो इन तीनों में से कौन सा अनस्टेबल रहेगा, इस पे सवाल आ सकता है। सीन गैस किसको बोलते हैं, COHCl, इसको सीन गैस बोलेंगे। हाइड्राइड्स किसको बोलते हैं, ये हाइड्राइड्स अच्छे से करके जाना। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर किसको बोलते हैं, वो भी अच्छे से करके जाना। उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर जो भी रहता है वो अच्छे से करके जाना। लास्ट में बच्चों ये जो है H2O2 इसका स्ट्रक्चर करके जाना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें अगर हम देखेंगे तो। ओके उसके बाद बात करेंगे बच्चों इसका स्ट्रक्चर जो भी है, देखो H2O2 का कैसे रहता है, चेयर फॉर्म रहता है, यहाँ पे H रहेगा, यहाँ पे O और यहाँ पे O और यहाँ पे H, तो बेसिकली इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर रहेगा। उसके बाद बात करेंगे बच्चों S ब्लॉक 11 की अगर हम बात करेंगे तो केमिकल है। केमिकल में केमिकल प्रॉपर्टी में आपको ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, H2 के साथ, हैलोजन और NH3 के साथ, इसके साथ अगर समझो S ब्लॉक के कुछ मेटल्स है उसकी रिएक्शन होती है तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, इसके ऊपर सवाल आएगा ही आएगा। चाहे फर्स्ट ए ग्रुप ले लो या सेकेंड ए ग्रुप ले लो, मेटल के साथ कोई भी इसकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा वो आपको देखना है। साथ में ये इंपॉर्टेंट है बच्चों ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स या हमको परऑक्साइड भी बोलते हैं, तो यहाँ पे याद रखना है उसमें कौन सा चार्ज रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अच्छे से करना है। कौन सा चार्ज रहेगा, किसको परऑक्साइड बोलेंगे, मतलब यहाँ पे 2 माइनस +2 और 2 माइनस ऐसा समथिंग जो भी चार्ज है तो वो वहां पे आपको पूछा जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे लिथियम मैग्नीशियम, इसकी एनालॉगस प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको याद रखना है लिथियम मैग्नीशियम, देन बेरिलियम,
एल्यूमिनियम, ठीक है, जो भी है इनकी क्रॉस चेक जो भी है बाउंड्री आपको देखनी है कि इनकी एनालॉगस प्रॉपर्टी, साथ में बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है एस ब्लॉक एलिमेंट। ओके बच्चों, एक बार चेक कर लेता हूं। तो चलिए बच्चों, अभी जो भी है 2 या 3 टॉपिक बचे, 2-3 चैप्टर बचे, नहीं बोलते बोलते वीडियो थोड़ा बड़ा ही हो गया। तो ठीक है, अभी हो गया सो हो गया, इसको थोड़ा सा आराम से देखते हैं। बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक में से आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये सिंपल सा क्वेश्चन लगता है बच्चों पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्मा और पाई बॉन्ड जो भी है आपको इसमें से करना है। आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा, ये कंपाउंड समझो इस तरीके से, इसमें पूछेगा सिग्मा पाई बॉन्ड बताओ, और साथ में ये जो कार्बन है बच्चों, क्या बोल रहा हूँ, ये जो कार्बन है, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालने को बोलेंगे। साथ में आईयूपीएससी आइसोमर्स, आइसोमर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको आइसोमर्स करके जाना है। ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल, ये तो आपको पता होना चाहिए, बट ये जो भी है बच्चों लिंक टाइप में सवाल आता है, तो बच्चे समझते हैं कि कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल पे सवाल ही नहीं आया, बट एक्चुअली जो भी है लिंक टाइप क्वेश्चन रहता है, उसको आपको अच्छे से समझना है। प्लस आई इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट, ये भी अच्छे से करके जाना है। हाइपर कॉन्जुगेशन पे सवाल आ सकता है इस बार, ऐसा लग रहा है मेरे को। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इस चैप्टर की हम बात करेंगे तो इसमें से एक ना एक किसी ना किसी को सवाल आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, इसमें आपको क्या हो गया, जो भी डिस्टिलेशन होता है, स्टीम डिस्टिलेशन हो गया, स्टीम डिस्टिलेशन हो गया, ये जो भी है वो मेथड अच्छे से करके जाना है, उसके कुछ कुछ एग्जाम्पल है वो करके जाना है। उसके बाद क्रोमेटोग्राफी हो गया, क्रोमेटोग्राफी बहुत ज्यादा पूछता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, उसमें देखना, इसके ऊपर सवाल कंफर्म आने वाला है। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी रिटार्डेशन फैक्टर, क्या बोलते हैं इसको, आरएफ, ये क्वेश्चन आया था बच्चों इस शिफ्ट की। अगर हम बात करेंगे फर्स्ट शिफ्ट में, तो रिटार्डेशन फैक्टर पे आया था, वो क्रोमेटोग्राफी का है, कितना डिस्टेंस वो सॉल्यूशन ऊपर चढ़ा और कितना टोटल डिस्टेंस है उसको डिवाइड करना था, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था। आरएफ रिटार्डेशन फैक्टर, इसको अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो वो क्रोमेटोग्राफी में ही मिलेगा, मतलब एक ना एक पक्का इस बार सवाल आएगा क्रोमेटोग्राफी पे, अच्छे से लिख लो। और उसके बाद क्या है, डिस्टिलेशन, तो डिस्टिलेशन वही बोला था, डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, बाकी जो भी है उसमें आपको अच्छे से करना है। तो ये एक मेथड हो गई। उसके बाद क्या होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसमें से भी एक मेथड पक्की है, और उसको के जिंदाल मेथड जो भी है, ये इस पे से सवाल आ सकता है, ऐसा मुझे कंफर्म लग रहा है कि जिंदाल मेथड में से सवाल आएगा। लेसेंट टेस्ट मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है, और हमेशा याद रखना अभी जो भी पेपर पैटर्न बन रहा है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये इतना पोर्शन इंपॉर्टेंट है, एक ना एक सवाल सबको मिलने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम लास्टजेन टेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हैलोजन हो गया, इसको क्या करते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट के साथ हम यहाँ पे रिएक्शन करते हैं। सोडियम एक्सट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, ग्लास ट्यूब लेंगे छोटी वाली, उस ग्लास ट्यूब में ये ग्लास ट्यूब ले लेंगे, समझो ऐसे इस तरीके से, जो भी है हमारी ग्लास ट्यूब है, इसमें क्या करेंगे, सोडियम ऐड कर देंगे और जो भी सैंपल है वो ऐड कर देंगे, इसको हीटिंग करते हैं और एक जो भी है चाइना डिश इसमें ऐड कर देते हैं, फिर इस सॉल्यूशन के साथ जो भी है बाकी के रिएक्शन करते हैं, जिसमें ड्यूमन्स मेथड, केजिंदाल मेथड ये भी आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ ताकि वीडियो वो ज्यादा से ज्यादा मतलब कम समय में हो सके, इसलिए। पर ये चाइना डिश में जो भी सॉल्यूशन हम करेंगे वो सैंपल लेते हैं और उसके साथ नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हैलोजन इनकी टेस्ट करते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है बच्चों। और इसमें ये चीज याद रखना, जो भी के जिंदाल मेथड है, नाम ही देखो, जल्लाद मेथड बोलता हूं मैं इसको, पर आपको यहाँ पे याद रखना है के जल्दाल मेथड, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है दो चीजें यहाँ पे नहीं पूछी, मतलब ये किस पे आइडेंटिफिकेशन नहीं करता, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, अभी तक नहीं पूछा गया पर इस बार चांसेस से पूछ सकता है। इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, NO2, N2 और नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग, मतलब पायरिडीन हो गया, पायरिडीन, ये जो भी है ये कंपाउंड
के जल्लाद मेथड जो भी है वो शो नहीं करते। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, शो नहीं करते। एक बार जो भी टॉपिक है अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे से सवाल आ सकता है। पर क्वालिटेटिव एनालिसिस और मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ये अच्छे से करके जाना बच्चों, इसमें से एक सवाल आपको दिखेगा ही दिखेगा। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोकार्बन में आइसोमेरिज्म अच्छे से करके जाना। वर्ड्स रिएक्शन ये तो 12th में भी है आपको। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड ये भी करके जाना, उसमें एनाइड और कैटाइन पे क्या रिएक्शन होती है वो अच्छे से करके जाना। कंफर्मेशन स्टैगर्ड और इक्लिप्स हो गया, जैसे न्यूमन और हम दो टाइप के जो भी स्ट्रक्चर्स देखते हैं इस तरीके से जो भी है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर करके जाना है आपको अच्छे से। उसके बाद अल्किन की हम बात करेंगे तो सीस अल्किन क्या होता है, ट्रांस अल्किन क्या होता है, इतना इजी तो नहीं पूछेगा बच्चों, पर बेयर टेस्ट क्या होता है ये जरूर पूछेगा आपको। ऑर्डर ऑफ एचएक्स करके जाना है, मार्कोनिकफ रूल, एंटी मार्कोनिकफ रूल करके जाना है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एरो के ऊपर समझो पेरोक्साइड रहा, क्या बोल रहा हूँ बच्चों, एरो के ऊपर पेरोक्साइड रहा तो वो होता है एंटी मार्कोनिकफ रूल, नहीं रहा और HBr के साथ अल्किन रहा तो उसको हम मार्कोनिकफ रूल बोलेंगे। अल्काइन की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, अल्काइन की एसिडिक कैरेक्टर ये इंपॉर्टेंट है, इस पे भी सवाल आ सकता है। अल्काइन की बात करेंगे तो क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, तो इसमें जो भी है एसिडिक कैरेक्टर इस ऑर्डर के हिसाब से रहेगा। अब यहाँ पे बेसिकली हम देखेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, इसका अच्छे से देख के जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हैशटैग जो भी है देखो इंपॉर्टेंट है, शिफ्ट वन में, सॉरी शिफ्ट वन बोल रहा हूँ, जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें एरोमेटिसिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं दिखा, बट इस बार हो सकता है एरोमेटिसिटी पे आपको अच्छे से सवाल दिख जाए। एरोमेटिसिटी का एक वीडियो बनाया बहुत ही प्यारा बच्चों, वो जाके वीडियो देख लेना, उसमें आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से और मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्पल लिए बच्चों, जाके बिंदास देख लो, अच्छे से पढ़ो और ये सवाल अटेम्प्ट करने के लिए रेडी हो जाओ। उसमें से जो गिवन एग्जाम्पल है उसमें से कुछ ना कुछ एग्जाम्पल आपको सेम देखने को मिलेगा, अच्छे से करके जाना एरोमेटिसिटी, हकेल रूल। ठीक है, चलो उसके बाद बात करेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉइल कौन सा होता है, एयर होता है, सॉइल होता है, वाटर होता है, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से होते हैं, कौन कौन से केमिकल ग्लोबल वार्मिंग के लिए सपोर्ट करते हैं, ये भी करके जाना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट उसमें सेम बातें हैं। एसिड रेन किस वजह से होते हैं, स्मॉग, ये स्मॉग के कुछ क्वेश्चंस आए थे बच्चों, तो ये स्मॉग अच्छे से करके जाना है, स्मॉग के कुछ क्वेश्चंस आए थे और वो आपको इस बार भी पूछ सकते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री की हम बात करेंगे तो ग्रीन केमिस्ट्री में क्या हो रहा है वो भी आपको अच्छे से देखना है। ग्रीन केमिस्ट्री मतलब इन्वायरमेंट को ज्यादा अफेक्ट ना हो, इस तरीके के कुछ रिएक्शंस करे, जो भी आपका साइड प्रोडक्ट आएगा वो भी हजार्डस ना हो, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए जो रिएक्शन करते हैं वो यहाँ पे आपको करके जाना है। ग्रीन केमिस्ट्री की अगर हम बात करूंगा, परसेंट इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री जो भी है वो आपको अच्छे से करके जाना है। 12th में भी है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे ग्रीन केमिस्ट्री तो परसेंट इकोनॉमी करके जाओ, प्रिंसिपल करके जाओ, नैनो केमिस्ट्री के कुछ एक दो टॉपिक्स करके जाओ जिसमें से सवाल आ सकता है। तो बेसिकली इन ओवरऑल पहले बोल रहा हूँ, जितने चैप्टर आपको अच्छे से जम रहे हैं वो अच्छे से करो, बाकी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मैंने बता दिए, आपको घर जाना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो एक बार मुझे आते हैं कि नहीं आते एक बार क्रॉस चेक करना है। जिसकी पढ़ाई नहीं हुई तो पूरे के पूरे टॉपिक अच्छे से एक बार सर्च करके या कहीं भी जो भी नोट्स होंगे आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए बच्चों, क्योंकि उस पे सवाल जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से कुछ ना कुछ सवाल आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे और ये वीडियो आपको पक्का पक्का हेल्पफुल होने वाली है। मिनिमम आपके 5 या 6 क्वेश्चन आराम से इसमें से आप अटेम्प्ट कर पाओगे। बस वही है, टॉपिक लीजिए, घर पे जाइए, सॉल्यूशन में लिखिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। क्लास 12 के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी है मैं कल या परसों अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना है बच्चों, पढ़ाई करते रहिए।